रिफॉर्म के नतीजे। और अब बारी आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जान लेते हैं कि जयललिता का जादू चलेगा या फिर करुणानिधि की वापसी मुमकिन है कांग्रेस का साथ पाकर। आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। एआईएडीएमके को 103 से 107 सीटें मिलने की संभावना है। डीएमके गठबंधन को 107 से 111 सीटें, पीडब्ल्यूएफ को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी का तो यहां खाता भी खुलना मुमकिन नहीं और अदर्स के खाते में 3 से 4 खाता नहीं खुल रहा है। हाँ, खाता ही नहीं। दक्षिण में तो वो कर्नाटक के रास्ते सिर्फ जाने की कोशिश करते हैं हर बार, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और अगर इसको हम परसेंटेज के लिहाज से देख लें तो एआईएडीएमके 30%, जबकि डीएमके और कांग्रेस, हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही है, 33%। और हम डीएमडी के, एमडी के, वीसी के, सीपीआई सीपीएम की बात करें 22%, बीजेपी 2% और अन्य के खाते में 6% और कांड से कह रहा है 7%। टीआर रामचंद्रन साहब, आप बेहतर बता सकते हैं, आप सहमत हैं जो हम फिगर दिखा रहे हैं? हालांकि चौंकाने वाला है। अगर हम जयललिता की बात करें, अगर फ्लड्स के लिहाज से, अगर फ्लड्स को किनारे कर दिया जाए, अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है। जो हमने फिगर्स दिखाए हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप ग्राउंड सिचुएशन तमिलनाडु में देखेंगे, खासकर फ्लड्स के बाद जो 3-4 दिन वहां फ्लड्स हुई और जो तकलीफें लोगों को ही, वहां पर राहत तो जयललिता उनको दे नहीं पाई। वहां पर अगर वो 4 डिस्ट्रिक्ट आप मिला लें तो 40 सीट तो लोग हैव रिटन इट ऑफ, जहां तक एआईएडीएम का सवाल है। बाकी जगहों पे उनकी पकड़ है और हम सबको मालूम है क्यों ऐसी पकड़ है, क्योंकि जिस तरीके की पीपुल्स प्रोग्राम वो करती हैं, फ्री दवाई दीजिए, फ्री खाना दीजिए, फ्री ये करिए, फ्री वो करिए, मेरे ख्याल में इससे आम जनता को तो काफी फायदा पहुंचा है। पर आप परसेंटेज के वोट्स में भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, 2% जो आप दिखा रहे हैं। देखिए, पिछले लोकसभा इलेक्शन में एआईएडीएम का परसेंटेज 39% था, बिल्कुल, और डीएमके का घटके वो कुछ 24-25% पे आके रुक गया। स्विंग्स तमिलनाडु ने हम सबने देखे हैं, पहले 5 साल डीएमके रहा तो अगले 5 साल एआईडीएमके रहा, पर पिछले 2 टर्म से जयललिता की मार्जिन ऑफ विक्ट्री काफी हाई रही है। तो ये आपको अमूमन अभी तक पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है तमिलनाडु की कांग्रेस जो हमने वोट शेयर दिखाया 33%, नहीं, वो आपने दोनों को मिला के दिखाया, बट कांग्रेस का वोट शेयर इस वक्त है कितना बड़ा है? क्या आपको लगता है कि जो तमिलनाडु की पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बदलेगी इस बार? आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमेशा होता है, बदलाव होता है हर चुनाव में, डीएमके फिर एआईडीएमके ऑलरेडी 2 साल, अभी 2 बार सत्ते में आ चुकी है। ये तीसरी बार, अगर वो इस बार सत्ते पे आएंगी तो इट विल बी फॉर अ रिकॉर्ड 5वीं बार, लेकिन और चांसेस है कि वो आ रही है। लेकिन डीएमके अंदरूनी कलह से जूझ रहा है, उसके बागी जो हैं पार्टी छोड़कर भी जा रहे हैं, खुद अपने परिवार में करुणानिधि के घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो इस सब के बीच में क्या पार्टी की रिवाइवल आपको मुमकिन लग रही है? क्योंकि हमारे आंकड़े भी उस वक्त में, देखिए, फ्रैंकली मेरा आंसर ये है कि रिवाइवल इतनी आसानी से होगी नहीं। उनका बड़ा बेटा जो उनके खिलाफ हो गया अब, वो किसी ना किसी तरह कोशिश यही करेगा कि इनको ज्यादा सीट सदर्न तमिलनाडु से ना मिले, जो मेरे ख्याल में प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी 60 या 62 सीट के करीब हैं। 9 लोकसभा के मुखर्जी साहब, पिछली बार एक भी उनको सीट नहीं मिली। रामचंद्र जी ठीक कह रहे हैं, जो 40% का जो प्रतिशत वोट था, ये इतना कम नहीं होगा। और आप देखिएगा, जो जब तक आप एक अच्छा लीडर आगे करेंगे, जो कोस्टल स्टेट से ऐसी डेवलप्ड होती है, जो नॉर्थ की राजनीति साउथ में चल नहीं सकती, तो दोनों कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर डीएमके का बिखरा हुआ है। अभी देखिए, जो राजा कैंपेन करेगा या नहीं, इसको लेके भी डिबेट कर रहे हैं ये लोग। और करुणानिधि को जो अभी चीफ मिनिस्टर की तरह अभी तमिलनाडु के लोग देखना नहीं चाहते। एज भी बहुत हो गई है काफी। पीएल पुनिया साहब, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, 2009 में जब आप 206 सीटें लेके आए लोकसभा में, तो राहुल गांधी ने कहा एकला चलो। आज मैं देख रहा हूं हर जगह आप अलायंस के पीछे भाग रहे हैं, हर जगह अलायंस के पीछे भाग रहे हैं। ये बदलाव कैसे हुआ? अकेले रह गए ना। जहां तक तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, डीएमके के साथ में हमारा पहले से संबंध है और बीच में कुछ मनमुटाव हुआ, लेकिन अब फिर वो समझौते की बात डीएमके ने आपको पूरे देश में बदनाम करके रख दिया। इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां आप क्या प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोलिशन गवर्नमेंट की मजबूरियां समझिए, यानी डीएमके हमें परेशान कर रही है, ये उन्होंने कहा।
राजा को मंत्री नहीं बनाना चाहते थे, टेलीकॉम मिनिस्ट्री करुणानिधि के दबाव में मंत्री बनाए। साहब और इस पार्टी ने आपको कितना नुकसान पहुंचाया राष्ट्रीय स्तर पर, आज आप फिर जाके उसके साथ संबंध बना रहे। और उससे पहले डीएमके की वजह से आपने सरकार गिरा दी थी। यूपीए 2 में डीएमके छोड़ के गई थी और जीएमके छोड़ के गई थी और बगैर डीएमके के हमने सरकार चलाई और दूसरे दलों से सहयोग लेकर के। तो इसलिए आज अगर हम आपस में समझौता करके साथ इलेक्शन लड़ते हैं और सत्ता में आते हैं तो उसमें कौन बुराई की बात है? जिस तरह से जयललिता जी ने पिछले फ्लड अंतर यह है कि 200 पार और 44 पर समझने के बाद दोस्त और दुश्मन जो हैं दोबारा से सब याद आने लगते हैं। तो एक एकला चलो की नीति इसलिए भी फेल होती हुई यहाँ नजर आ रही है। ओम थानवी जी, यहाँ पर एक चीज समझना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल की बात करूं मैं, वहां पर भी हमने देखा ममता बनर्जी को एज है और यहाँ पर हम देख रहे हैं AIADMK जयललिता, दोनों को लेकर नाराजगी भी है। चेन्नई में फ्लड जो पूरा आसपास के 4 जिलों की जो हालत हमने देखी, भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, विकास के कामों को लेकर सवाल भी हैं। बावजूद उसके इनका जो ऑरा है, जो पर्सोना है, वो एज लेकर जा रहा है। तो ये क्या वजह है? इसलिए कि सामने विकल्प जो है वो मजबूत नहीं है। इनकी छवि जो है वो दिनों दिन खराब हुई है। दोनों जगह आप देखिए, सत्ता की छवि भी खराब हुई है, भ्रष्टाचार जो है वो भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन सामने कौन है? डीएमके जो है, डीएमके की अपनी छवि, अपना भीतर का कलर अगर आप छोड़ भी दें तो लोग जो हैं AIADMK को हटा के डीएमके को लाना चाहें तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए। और करुणानिधि जो हैं, उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष की राजनीति जो कि उनको मौका था, उन्होंने वो ये मान के चलते हैं कि जैसे उनको अपने आप बाय डिफॉल्ट तस्तरी में रख के सरकार मिल जाएगी। डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी ने कहीं ना कहीं किसको दिया? AIADMK को दिया डिप्टी स्पीकर का पद। तो लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर अनिल बलूनी साहब बीजेपी की स्थिति, आप खाता ही नहीं खोल पा रहे हैं अनिल बलूनी साहब, तो नॉन एग्जिस्टेंट है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना दिखाने वाली पार्टी एक बड़े राज्य में, तमिलनाडु में, खाता खोलने की स्थिति में नहीं है। देखिए रमेश जी, एक टाइम था, एक समय था जब लोग कहते थे जनसंघ कोई पार्टी है क्या, देश के अंदर कोई पार्टी है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने जुझारू बनते अपने जुझारू दिखा के और एक बार देश के अंदर पूरी सरकार बना के पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त की है। मैं आज आपसे कह रहा हूं रमेश जी कि तमिलनाडु में जो हमारे पास कार्यकर्ता है, बहुत जुझारू कार्यकर्ता है और निश्चित तौर पे हम अपना ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। छोड़ के चले गए जो लोकसभा में आपके साथ थे, आप सोचिए ना आपकी स्थिति क्या है। लेकिन आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, आपका ये जो रवैया है ना, जमीन में हम लोग रवैया और अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए, जमीन में हमारे वहाँ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बड़े डेडिकेटेड वर्कर हैं। निश्चित तौर पर हम अच्छा ग्राउंड तैयार कर रहे हैं और आप देखिएगा सुखद परिणाम आएंगे, धीरे धीरे देखिएगा। जैसे जनसंघ को कभी इस तरह से आज जैसी बातें आज आप हमारे लिए कर रहे हैं, एक टाइम जनसंघ के लिए भी ऐसी बातें की कांग्रेस भारत का सपना देखने में ज्यादा तवज्जो देते हैं बनस्पत इसके कि आप अपने आप को भी भारत के हर हिस्से में कमल खिलाने की तरफ कम तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, आपका सवाल रिपीट करना पड़ेगा। बलूनी साहब, जो पिनाज है वो कह रही हैं कि ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो आप कर रहे हैं उसमें कमल खिलाने की जो है आपकी प्रायोरिटी वो खत्म हो रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, बिहार है और उसके बाद दिल्ली भी है ना आजकल। हाँ, दिल्ली भी है। इस सबके बिना जो है एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत कैसे बनेगा? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, आपने जरूर कुछ प्रदेशों का नाम लिया। निश्चित तौर पर मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ जगहों पर हमारा काम अभी कम है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। अभी आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है, हमारे वोट में कमी नहीं आई। वो एक तरफ हुआ है, उसको छोड़ दीजिए, दिल्ली की परिस्थिति सब जानते हैं। लेकिन पूरे देश के अंदर आज अभी आप केरल की भी चर्चा करेंगे, अभी आसाम की भी आपने चर्चा की। आसाम में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आप देखिएगा। अभी आप केरल की बात कीजिए, हर जगह हमारी सरकार हमारा, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। नहीं, में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। बता रहे हैं। देखिए रमेश जी, जितने चुनाव ओपिनियन पोल देख लीजिए, आपका ओपिनियन पोल छोड़ देता हूं, हर ओपिनियन पोल बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार बना रही है असम में। नहीं, असम में कांटे की टक्कर है। चलिए हम आपकी बात भी मान लेते हैं, कांटे की टक्कर है। आपने, मोदी जी ने कितनी रैलियां कर डाली, आपने गठबंधन में पूरी सूझबूझ जी लगा डाली और उसके बाद भी कांटे की टक्कर की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे कामयाबी कहा जाएगा जहां 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी मौजूद हो? क्यों नहीं?
उसे कामयाबी कहेंगे। अरे आप कैसी बात करें, सुनिए, तो हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो मेहनत कर सकता है। पिनाक जी, हमारे पास राहुल गांधी ऐसे जैसा व्यक्ति नहीं है, हमारे पास नरेंद्र मोदी है जो पूरी शक्ति के साथ जाके अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं। और आसाम के अंदर हम सरकार बनाएंगे, वादे करते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी वादे करते हैं, केवल वादे करते हैं, कुछ काम नहीं होता है। वो घोषणा कराते हैं। चलिए, बिहार में उन्होंने घोषणा की थी, पैकेज की घोषणा की थी, कहाँ चला गया? बिहार का पैकेज कहाँ चला गया? पूनिया साहब, राज्य सरकारों में जा जाके भाषण दे आओ और सिर्फ उसके बाद कुछ करना नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में क्या क्या वादे किए थे, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? लोग जनता देखती है, इसलिए आपका खाता नहीं खुलेगा। पूनिया जी, आप बलूनी साहब की पार्टी को छोड़िए, आपका खाता नहीं खुलेगा। बिहार के अंदर जी पूनिया साहब, बलूनी साहब, आप सारी जगह राहुल गांधी की पार्टी पिछलग्गू पार्टी बन के रह गई। आप हमसे सवाल कर रहे हैं? पूनिया साहब पिछलग्गू है। आप अपना देखो, पंजाब में क्या है, आप जम्मू कश्मीर में क्या है? राज्यवार ब्यौरा आ रहा है, जो लहर राज्यवार ब्यौरा आ रहा है, आपके कहाँ है? कहाँ है? कहाँ दिखाई दे रहे हैं? पूनिया साहब बात कर रहे हैं, आप हो गए। हमको पिछले को बताने वाले वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। राहुल गांधी की पार्टी आप तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे भाई जी। पूनिया साहब, राहुल गांधी की कांग्रेस तो कोई है ही नहीं। पूनिया साहब, आप बलूनी जी की पार्टी की चिंता मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को तो माल्या ले गए, पूनिया साहब लेके भाग गए। वहाँ आप राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। पूनिया साहब, आप बलूनी जी की पार्टी की चिंता मत कीजिए। आप जो अभी रमेश कह रहे थे कि एकला चलोरे की जो पार्टी थी वो अकेली पार्टी रह गई है और राज्य जो है बलूनी साहब जो है किसी न किसी तरह से कांग्रेस मुक्त कर रहे हैं। उत्तराखंड भी आपके पास से चला गया, अरुणाचल चला गया है, अब कहीं नहीं रहे हैं, तो ये कांग्रेस मुक्त भारत ही श्रेष्ठ भारत बनेगा क्या? देखिए, तानाशाही नहीं है यहाँ पर, भारतीय संविधान है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और जिसमें इनको विश्वास नहीं है। जब ये देखते हैं कि जनता इनको रिजेक्ट कर रही है, जगह जगह पर रिजेक्ट कर रही है, तो इस तरह से हथकंडे अपना के सत्ता का दुरुपयोग करके, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके और ये हत्या हथियाना चाहते हैं। तो ये किस रास्ते से सत्ता पर पहुंचाना चाहते हैं? सुनिए ना, सुनिए तो सही, होगा। सुनिए तो सही, उत्तराखंड में आप हर जगह अरे पूनिया साहब, बलूनी साहब, हर जगह हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी नहीं ले सकते और हर जगह जीत का चेहरा मोदी जी नहीं बांध सकते हैं। चुनाव काडर और चेहरे के साथ लड़े जाते हैं विधानसभा चुनाव। पुनिया साहब, बलूनी साहब, मुझे मालूम है जब भी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का जिक्र आता है ब्लड प्रेशर बढ़ना, मुझे मालूम है ये होता है हमेशा। लेकिन अभी हम यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं। जब हम लौटेंगे तो हम बात करेंगे केरल को लेकर, क्योंकि केरल में भी कहावत है कि साहब जनता जो है एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, अब यूडीएफ के बाद इस बार वाकई एलडीएफ का नंबर आता है, और अगर एलडीएफ का नंबर आता है तो उसके कारण क्या है, हम जल्द हाजिर।